अमीर बहन का सोने और गरीब बहन का मिट्टी के ससुराल में पहला बच्चा। बहू तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा और तुम दोनों स्वस्थ हो। बस 1 महीना बाकी है, अच्छे से ख्याल रखना। दाई माँ आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये लीजिए कुछ पैसे और आप खाना खा लीजिए। आज मैंने अपनी बहू के लिए गाजर आलू की सब्जी बनाई है, खाकर देखिए ना। आप इतना कह रही हैं तो लाइए। खाना खाकर दाई माँ चली जाती हैं। रास्ते में मेघा की बड़ी बहन का सोने का महल दिखाई देता है, जहां 8 महीने की गर्भवती श्रुति सोने की दीवार को कपड़े से साफ कर रही थी। ये क्या श्रुति बेटा, तुम अपने 8वें महीने में ऐसे सफाई क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो गया तो? जी नमस्ते दाई माँ, वो मैं। तुम्हें ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। श्रुति चलो मैं आज आई हूँ तो तुम्हें देख लेती हूँ। तभी श्रुति की सास गायत्री आ जाती है। क्या मैंने तुमसे बोला कि मुझे अपनी बहू को दिखवाना है? अगर नहीं तो क्यों जबरदस्ती बीच में आ रही हो? और मेरे को अच्छे से पता है सोने के महल में तुम इसलिए आई हो ताकि मैं तुम्हें जांच करने पर सोने के सिक्के दूं। आपने गलत समझा, मुझे तो बस श्रुति बिटिया की फिक्र थी, इसीलिए आई थी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर दाई माँ चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों था कि सोने का घर होने के बावजूद भी गायत्री अपनी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही थी और कंजूसपना दिखा रही थी, जबकि गरीब बहन की सास मिट्टी के घर होने के बावजूद भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गायत्री अपनी बहू श्रुति का 3रे महीने में बिल्कुल भी ढंग से ख्याल नहीं रखती थी। बहू झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद मुझे पनीर वाला चीला बना कर देना। माँ जी अभी मेरा 3रा महीना चल रहा है, ऐसे समय में डॉक्टर ने मुझे ये सब करने को मना किया है, और आज तो टेस्ट के लिए भी जाना था। आप चलेंगी ना? टेस्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की, और आजकल के डॉक्टरों की कोई बात मत माना कर, वो तो होते ही निकम्मे से हैं। गलत गलत बातें बोलकर वहम डालते हैं। फिर आजकल की बहुएं भी कोई काम नहीं करती, लास्ट में बच्चा ऑपरेशन से होता है। ठीक है माँ जी। ये कहकर सोने के ससुराल में श्रुति झाड़ू से घर की सफाई करती है। दरअसल जब से गरीब घर से श्रुति अमीर सोने के ससुराल में आई थी, तब से ही बस सास का कंजूसपना दिखा रही थी। वो लोगों में दिखावा करने में तो नंबर 1 थी, वहीं श्रुति के साथ भी हो रहा था। फिर सास को खाना बनाकर श्रुति खिला देती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन जो अपनी गरीब मिट्टी के ससुराल में रहती थी, उसका भी 3रा महीना चल रहा था। सुबह सुबह सास उसे दूध का गिलास देकर कहती है, मेघा बहू ले दूध पी ले, इससे पिएगी तो जच्चा बच्चा दोनों को ताकत आएगी। अरे माँ जी अभी तो सिर्फ 3रा महीना लगा है, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? क्यों ना करूं, आखिर इस घर का पहला बच्चा आ रहा है, ख्याल तो रखना जरूरी है ना। तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो बच्चा कैसे हष्ट पुष्ट होगा। तभी गली में ताजा ताजा फल वाला आता है। फल खरीदने के लिए जमुना गुल्लक को तोड़ देती है। अरे माँ जी आपने इस गुल्लक को क्यों तोड़ दिया? हाँ माँ, ये तो आपकी आंखों का नया चश्मा बनवाने के लिए था ना। अरे तो क्या हो गया, इस घर में कब से तंगी चल रही है। तू बहू को फल नहीं खिला पा रहा, लेकिन मुझे तो उसका ख्याल रखना है ना। क्या करूंगी चश्मा लगाकर। माँ जी आप भी ना, आप नहीं सुधरने वाली। उन पैसों को अपनी मिट्टी के घर से बाहर जाकर फल वाले में से अमरूद केला खरीद लेती है, जिसका चाट बनाकर सास अपनी बहू को दे देती है। 4 महीने बीत गए। दोनों अमीर गरीब बहनें 8 महीने की गर्भवती हो जाती हैं। इस बीच जमुना दाई माँ को घर पर बुलाकर बार बार बहू का चेकअप करवाती थी, लेकिन वहीं सोने के घर में रहने वाली कंजूस गायत्री अपनी बहू से ठंड में भी काम करवाती थी। एक दिन गीजर खराब हो जाता है, तब श्रुति बड़ी मुश्किल से अपने पेट पर हाथ रखकर सास के पास आती है। माँ जी रसोई का गीजर खराब हो गया है और बाथरूम में तो गीजर लगा ही नहीं है। ऐसे में ठंड में ठंडे पानी में मुझसे काम नहीं हो रहा है, आप गीजर ठीक करवा दें तो सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो कुछ करने से ही रही। देख श्रुति बहू, मुझे ज्यादा चलाने की कोशिश मत किया कर, और इस गीजर पर पैसे फूंक कर पैसे बिगाड़ने की क्या जरूरत है। 3 महीने की और ठंड है, फिर गर्मी आ जाएगी, जब तक चला ले ऐसे ही काम। माँ जी मेरा इतना बड़ा सोने का ससुराल है, अगर 500-600 की ही गीजर ठीक करने में लग भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा अब तू मुझसे जुबान चलाएगी, वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी? अब जाकर काम कर।
फिर श्रुति को गर्भवती के महीने में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसके बाद वो हीटर ढूंढती है। हीटर न मिलने पर वो सास से पूछती है। इतने में उसे गायत्री हीटर इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। माँ जी को देखकर साफ पता चल रहा है कि उनसे मांगूंगी तो बहाना लगाकर इसके लिए भी मना कर देंगी कि बच्चे के लिए हीटर सही नहीं है। इन्हें तो इस घर में पहले बच्चे के आने की कोई खुशी ही नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी हो। जब शादी करके सोनी के घर में आई थी तो बहुत खुश थी कि सोनी के ससुराल में खुश रहूंगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। श्रुति अपनी सास से कुछ खाने के लिए भी मांगती थी तो गायत्री एक पैसा खर्च नहीं करती थी। वहीं गरीब बहन की सास उसे किसी भी तरीके से उसका पसंदीदा खाना बनाकर उसे खिलाती थी। घर की मिट्टी झड़ रही थी, तभी सास और बहू दोबारा से मिट्टी और गोबर से लीप कर अपने घर को ठीक कर देते हैं, जिससे बहू को भी घर में ठंड न लगे। जमुना उसके पास ठंड लगने पर आग भी जला दिया करती थी। वहीं कुछ दिनों बाद गायत्री की सहेलियां उसके घर आती हैं। उनके सामने वो अपनी बहू का ख्याल रखने का नाटक करने लगती हैं। माँ जी लीजिए, मैंने आप और आपकी सहेलियों के लिए पनीर टिक्का बनाया है और गाजर का हलवा भी। अरे श्रुति बहू, मैंने तुझे कितना मना किया था, फिर भी तू अपने 8वें महीने में रसोई में काम करना नहीं छोड़ रही। अच्छा, किस्मत बदल गई श्रुति की तो। सास भी ख्याल रख रही है और उसे सोने का ससुराल भी मिल गया। किस्मत हो तो श्रुति बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। अपने पहले बच्चे के होने पर बढ़िया सी पार्टी करना। मैं कितनी परेशान हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, और माँ जी तो दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। असल में कितनी कंजूस है ये कोई मुझसे पूछे। ऐसे ही गायत्री दूसरों के सामने अपनी बहू का ख्याल रखने का नाटक करती है और एक दिन उसे सोने की दीवार साफ करवाती है। जब उसे ये करता देख दाई माँ देख लेती है तो उसको फटकार के भेज देती है। इतने में ही श्रुति के पेट में दर्द हो जाता है, जहां वो उसे अस्पताल ले जाने को कहती है। कैसी सास हो तुम, तुम्हारी बहू की डिलीवरी होने वाली है और तुम कंजूसी के साथ उसे अस्पताल जाने से मना कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, अब तुम ही बहू की डिलीवरी कर दो। और हाँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाली, समझी? जल्दी अंदर आओ। माँ जी, माँ जी। तभी दाई माँ श्रुति की डिलीवरी करवा देती है और बच्चे को सास के हाथ में थमा देती है। ये लीजिए, बच्चा ठीक है लेकिन कमजोर भी है। इतना तो मुझे पता है कि आपने श्रुति से बहुत काम करवाया है, वरना आज उसकी हालत ये नहीं होती। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर लेते, ऐसी स्थिति बना दी थी आपने अपनी बहू की। ये पैसे पकड़ो और मुझे ज्ञान देने की जगह यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म। दाई माँ कम पैसे लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। अगले दिन किन्नर लोग श्रुति के पहले बच्चे की बधाई लेने आते हैं और उन्हें भी गायत्री सुना देती है। तुमको किसने बताया यहाँ मेरी बहू का पहला बच्चा हुआ है? देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। तुम लोग बहुत कंजूस हो, दूसरे के घर जाकर हाय देते हो फिर पैसे ऐंठते हो। हाय हाय, सोने का घर है, बहू का घर में पहला बच्चा आया है और देखो सास कितनी कंजूस है। हम तो बस बच्चे को आशीर्वाद देने आए थे, हमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। चलो सखियों, बच्ची तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहे, खूब पढ़े लिखे। सास का मुंह बन जाता है और सभी किन्नरें चली जाती हैं। कुछ दिन बाद ही गरीब बहन की भी डिलीवरी हो जाती है। तभी दाई माँ श्रुति की सास की सारी हरकत बता देती है। ये सुन मेघा को गुस्सा आता है और वो अपनी बच्ची और सास दाई माँ के साथ सोने के ससुराल पहुंचती है। श्रुति दीदी, मैं जानती हूँ तुम ठीक नहीं हो, इतने समय में एक बार तो मुझसे कहती, हमारा घर ज्यादा दूर थोड़ी था। ओ गरीब मिट्टी के घर की गरीब बहन आई है अमीर बहन से मिलने। आंटी जी, आपसे तो मुझे इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरी बहन के साथ उसके गर्भवती के समय में ऐसा करेंगी। आखिर ये उसका पहला बच्चा है, अपनी पोते की खुशी के लिए ही उसका ख्याल रख लेती। सच में आप जैसी सास भगवान किसी को ना दे। यही बात मैंने इनको समझाई थी। आपको पता है मिट्टी के ससुराल में रहकर भी जमुना ने मेघा का कितना ख्याल रखा है। कुछ ना होते हुए भी बच्ची और उसकी माँ की सारी जरूरत को पूरा किया है, मुझसे जांच करवाया है। अरे अगर ऐसा सोना ऐसे समय में भी काम नहीं आ सकता तो लानत है ऐसे सोने पर। हाँ माँ, आपने अच्छा नहीं किया मेरी पत्नी को, मैंने आपके भरोसे छोड़ा था। इससे अच्छा तो मैं बाहर काम करने जाता ही नहीं। ये सब सुन गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद से वो अपनी बहू के पहले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी मालिश भी करती है। वहीं दूसरी तरफ जमुना भी अपने पोते को बड़े प्यार से रखती है। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, हम लोग घर के अंदर कब जाएंगे?
अरे मेरा तो कलेजा ठंड से कांप उठा है। मेरा हाथ। हे भगवान, आपकी तो उंगली कट गई, कितना खून निकल रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है आरती, अभी तो ऐसी कई सारी चोटें लगना बाकी है। राघव अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़े कबाड़ खाने में होता है। खुले आसमान और इस सर्दी के मौसम में सभी का शरीर ठंड से थर थर कांप रहा होता है। एक आरी की मदद से राघव पानी की टंकी के अंदर जाने का रास्ता बनाता है और पूरा परिवार उस पानी की टंकी के अंदर बैठा होता है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी इस परिवार की जो इन्हें इस तरह इस पानी की टंकी के अंदर कड़कड़ाती ठंड में रहना पड़ रहा था। इसे जानने के लिए हमें इस कहानी में आगे बढ़ना होगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो हम सब यहाँ पर अपना घर बनाते ही क्यों? लेकिन अब हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप सब लोगों को इस जमीन पर घर बनाने से पहले इस जमीन का पता लगाना चाहिए था। आप लोगों ने डीलर से बिना जांच पड़ताल करे जमीन खरीदी और ये जमीन सरकार की। अब आप लोग हमारी बेइज्जती हुई थी। लेकिन साहब, हम लोग जाएंगे कहाँ? भूखे पेट रह रहकर एक एक ईंट जोड़कर हमने अपना ये एक कमरे का छोटा सा घर बनाया था। ऐसा न करिए एक गरीब परिवार पर। हमें भी आप लोगों के साथ ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार के ऑर्डर्स के सामने हम भी मजबूर हैं। जिस जमीन पर राघव अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे वाले घर में रहता था, दरअसल वो सारी जमीन सरकार के हिस्से में थी, जिसके चलते राघव के परिवार के साथ साथ और भी कई सारे परिवारों को अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और अब राघव इस कड़कड़ाती ठंड में अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर इधर से उधर भटक रहा होता है। बेटा, बहुत ठंड है यहाँ तो। ठंड में हम लोग कहाँ भटकेंगे? अच्छा, अच्छा, माँ बहुत ठंड लग रही है। आपके पास कुछ पैसे हैं तो हम एक किराए का घर ले लेते हैं, कम से कम इस ठंड से तो बचेंगे। अगर मेरी जेब में इतने पैसे होते तो मैं तुम सबको यूं सड़क पर लेकर क्यों भटकता? मेरी जेब में बस एक फटा हुआ 10 रुपए का नोट है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या करूं, कहां लेकर जाऊं? तुम सबको कहां लेकर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार चलते चलते एक बहुत बड़े कबाड़ खाने तक पहुंच जाता है, जहां पर ढेर सारा कबाड़ का टूटा फूटा पुराना सामान पड़ा हुआ था। तभी राघव की नजर इस कबाड़ में रखी हुई एक बहुत बड़ी और पुरानी पानी की टंकी पर जाती है, जिसे देख राघव सभी को लेकर उस टंकी के पास आता है। आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो गए? चलिए ना, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ज्यादा ठंड न लगे। अगर थोड़ी देर हम यहाँ इस तरह और खड़े रहे ना तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। कहाँ जाएंगे? कोई जगह है जहाँ जा सके? कोई ऐसी जगह नहीं है। ऐसी इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम सब इस टंकी में रहेंगे, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिली। क्या टंकी के अंदर? लेकिन राघव बेटा, हम भला टंकी के अंदर कैसे रह सकते हैं और इसके अंदर जाएंगे कैसे? ये टंकी ज्यादा छोटी भी नहीं है, हम सब यहाँ कुछ दिन तो काट लेंगे। तब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक यहीं इस कबाड़ में कोई ऐसी चीज तो होगी जिससे हम इस टंकी के नीचे की तरफ से काट कर अंदर जाने का रास्ता बना सके। थोड़ी देर ढूंढने पर राघव को उस कबाड़ी के सामान में एक पुरानी आरी मिलती है, जिसकी मदद से राघव अब टंकी के निचले हिस्से को काटकर टंकी के अंदर जाने का रास्ता बना लेता है और पूरा परिवार ठंड से बचते हुए उस टंकी के अंदर जाकर बैठ जाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पैदल चलते चलते मेरी भूख और बढ़ गई। हाँ माँ, कुछ बना दो ना, बहुत भूख लग रही है। हमारे पास तो खाने पीने का भी सामान नहीं है और ना ही पैसे हैं। आरती, तुम सबका ध्यान रखना, मैं बाहर से कुछ इंतजाम करके आता हूँ। राघव बाहर जाकर मजदूरी का काम तलाश करता है। थोड़ी देर बाद राघव को कुछ बोरे ढोने का काम मिलता है, जिससे उसे 200 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से राघव एक ढाबे से सबके लिए रोटी सब्जी और बाकी बचे पैसों से थोड़ा बहुत राशन ले आता है। और अब उसी को खाकर पूरा गरीब परिवार ठंड में पानी की टंकी में रात गुजारता है। अगले दिन आरती पानी की टंकी के घर के बाहर बैठकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उस पर खाना बनाने लगती है। बाहर तो इतनी ठंड है, तो आप घर के अंदर खाना क्यों नहीं बना रही हो? बेटा, ये ईंट सीमेंट की टंकी नहीं है, प्लास्टिक की टंकी है। इसमें हम उठ बैठ रह सकते हैं, लेकिन खाना नहीं बना सकते। आग की वजह से सारी टंकी पिघल जाएगी, और अगर ये पिघल गई फिर हम लोग इस ठंड में कहाँ जाएंगे? कुछ दिन तो पूरा परिवार जैसे तैसे करके उस पानी की टंकी में गुजारा कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है, जिससे प्लास्टिक की टंकी भी अंदर से काफी ठंडी रहती है।
मुझे तो लगा था कि इस टंकी के अंदर थोड़ी बहुत गर्माहट रहेगी तो दिन गुजर जाएंगे, लेकिन अब तो टंकी के अंदर भी बाहर जितनी ही ठंड लग रही है। अरे लगता है बहू, कुछ दिनों के ही हम मेहमान रह गए हैं। अपने पूरे परिवार को ठंड से ठिठुरता देख राघव परेशान होकर अपनी पानी की टैंक के घर से बाहर निकलता है। कबाड़ खाने में राघव को कुछ बड़ी बड़ी पन्नी दिखती हैं, जिन्हें वो लेकर अपने पानी की टंकी के घर के अंदर लाता है और पूरा परिवार रोज रात में उन पन्नियों को ओढ़कर अपना गुजारा चलाता है। टंकी में रहने की वजह से सभी लोगों को उठने बैठने और सोने में भी दिक्कत आ रही थी। पुनीत, अपने पैर उधर करना, मुझे पैर फैलाने की भी जगह नहीं मिल रही है, पैर मुड़े मुड़े दुखने लग गए हैं। तो मैं यहाँ कौन सा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं भी तो सुकुड़ कर बैठा हूँ। बच्चों बस भी करो, देख रहे हो ना हम किस हालत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का लड़ना बंद नहीं हो रहा। चुप करके बैठ जाओ। बच्चों पर क्यों भड़क रही हो? गलती तो हमारी किस्मत की है, जो इतनी हमने खराब किस्मत पाई है। कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि कहीं आसपास अच्छी नौकरी मिल जाए तो जल्द से जल्द तुम सभी को एक किराए के घर में ले चलूं, लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। रोज मुश्किल से 50 रुपए की जो दिहाड़ी होती है उसी से ही गुजारा चलाना पड़ रहा है। पूरा परिवार ठंड से ठिठुरते हुए उस पानी की टंकी में रह रहकर काफी परेशान हो चुका था, लेकिन उन लोगों के पास कहीं और रहने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी तरह वो सभी लोग अपने दिन गुजार रहे थे। राघव हर रोज की तरह अलग अलग जगह पर काम की तलाश में जाता है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता और उदास होकर राघव घर लौट रहा होता है कि तभी राघव रास्ते में देखता है। अरे हाँ शर्मा जी, आपका काम समय से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। चलिए अब मैं कॉल रखता हूँ। वरुण हाथों में एक बड़ा सा बैग लिए कॉल पर बात करता हुआ गाड़ी से उतरता है कि तभी एक चोर वरुण के पास आता है और उसका बैग लेकर वहां से भागने लगता है। अरे कोई पकड़ो, चोर, यार चोर 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 को पकड़ो, मेरा बैग लेकर भाग रहा है चोर। राघव उस चोर का पीछा करता है और उसे बैग छीन लेता है, जिसे देख वो चोर राघव को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और अब राघव वरुण को उसका बैग देता है। ये लीजिए आपका बैग। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है इस बैग में मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, अगर वो चोर ये बैग लेकर चला जाता तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता। लेकिन अब आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी मदद की, इसके बदले मैं आपको इस कड़कड़ाती ठंड में कॉफी पिलाना चाहता हूँ। यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, हम चलकर वहां कॉफी पीते हैं। साहब, मैं गरीब हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आप जैसे बड़े आदमी के साथ बैठकर कॉफी पी सकूं। मेरा परिवार उस टंकी के घर में मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। क्या? टंकी का घर? मैं कुछ समझा नहीं। वरुण के सवाल करने पर राघव उसे अपनी सारी कहानी बताता है, जिसे सुन वरुण को भी राघव के लिए काफी बुरा लगता है। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूँ और ना ही हम उसमें कुछ कर सकते हैं, पर मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकता हूँ। मैं डीलर हूँ, मेरे अपने भी कई सारे फ्लैट्स और घर हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको रहने के लिए अपना फ्लैट दे सकता हूँ और धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट में उसके सारे पैसे भर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे इस काम में मदद भी कर सकते हैं, इससे आप अपने परिवार का गुजारा भी चला लेंगे। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या सोच कर निकला था और क्या हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, जिस तरह आपने मेरी मदद की ठीक उसी तरह मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। वरुण राघव को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अब वो पानी की टंकी के घर के पास जाते हैं। राघव अपने पूरे परिवार के साथ वरुण के फ्लैट पर जाता है और अब इस कड़कड़ाती ठंड में उस फ्लैट में आराम से रहते हैं। वहीं राघव वरुण के साथ काम भी करता है, तो अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं और जल्द ही वरुण राघव के घर पे पैसे भी चुका देता है।